बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हूं अकबर खान। आज हम पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिकल, कुछ इकोनॉमिकल, कुछ सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर मुसलसल पिछले 2-3 साल के अंदर एक सियासी पाकिस्तान पूरा मुल्क जो है एक अदम इस्तेहकाम का शिकार है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कि पिछले 2-3 सालों के अंदर पीछे क्या होता रहा, अभी क्या हो रहा है और इन द फ्यूचर क्या होने जा रहा है, तो इसके ऊपर हम जरा एक क्विकली एक नज़र डालने की कोशिश करेंगे। अभी जो करंट सिचुएशन है जो मुल्क की हालत अगर आप एक नज़र से देख लें तो वैसे तो पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक जो ओपनली जो गवर्नमेंट के जो माउथपीस उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो सब कुछ ठीक है, जबकि हकीकत में सब कुछ भी नहीं है। ना कोई पॉलिटिकल कोई सियासी इस्तेहकाम है, ना कोई माशी इस्तेहकाम है और नहीं कोई सिक्योरिटी अमन अमान, क्योंकि दहशतगर्दी एक तरफ से वापस आ रही है, दूसरी तरफ से मैशत का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, तीसरी तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे हमारे खारजा पॉलिसी बिल्कुल न होने के बराबर इस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे एक नई सबबंदी होनी जा रही है। क्योंकि एक वेस्टर्न पावर था, अमेरिका था एक साइड पर, दूसरी साइड पर रशिया, तीसरी साइड पर चीन था, तो वो एक यूरोप कंट्रीज एक जो अमेरिका की जो एक पावर थी कि मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। और ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है क्योंकि इकोनॉमिकल पावर उनके पास था, ठीक है, उसके अलावा हथियार उनके पास था, पावर उनके पास था, सब कुछ पूरी दुनिया को एक तरह से वो कंट्रोल करते थे। अब वो वक्त आ गया क्योंकि कोई कुदरत के कानून है, एक वक्त के बाद खुदा ताकत को कभी भी मुसलसल किसी के पास नहीं रहने देता, वो वक्त के साथ साथ ताकत को अगले शख्सों तक, अगले लोगों तक मुंतकिल करता रहता है। तो ये कुदरत का एक निज़ाम है। तो अभी जाहिर सी बात है जो करंट सिचुएशन जो वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द बॉर्डर जो चल रही, जो चीज़ें चल रही है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्योंकि अमेरिका से भी एक तरह से पावर छीनते हुए नजर आ रही है, तो मगरब से भी यूरोपीय यूनियन से भी जो एक पावर था, क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो उसके जो पूरा एक जो इनका सर्कल बना हुआ था वो सारे कंट्रीज क्योंकि एक एक करके अमेरिका से कट रहे हैं। स्पेशली जो अभी यूक्रेन के साथ जो इनका मामला हुआ, सदर ट्रंप ने यूक्रेन के सदर को बुलाया अमेरिका के अंदर और बुला के मतलब व्हाइट हाउस के अंदर मीडिया के सामने उसकी एक ठीक ठाक क्लास ली, एक तरह की मतलब एक जाहिर सी बात है, एक सिफारती अखलाकियात होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उन प्रोटोकॉल को उसने फॉलो नहीं किया और सही ठीक तरीके से टिका के उसने लिया, तो मतलब उसकी एक तरह की एक बेइज्जती की और उसने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम कैसे जंग लड़ सकते हो, क्योंकि सारा पैसा अमेरिका का लग रहा है, हथियार अमेरिका आपको सप्लाई कर रहा है, पूरा यूरोपीय यूनियन एक साइड पे और सिर्फ एक रशिया, जितना यूरोपीय यूनियन का टोटल बजट है उसका दुगना सिर्फ एक रशिया का दिफाई बजट है, डिफेंस बजट उतना है। तो जाहिर बात है सदर ट्रंप भी उसका भी बिल्कुल अपनी जगह पे उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कह रहा है कि रशिया आपको कैसे हमला, आपको कैसे मारता है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उसका यह कहना है कि आप रशिया से तेल खरीदते हो, आप उनसे गैस खरीदते हो, आप उनसे दूसरे सामान चीजें खरीदते हो, वो डॉलर आप उनको देते हो और उसी डॉलर से उन्हीं पैसों से वो असला बना के वो आपके ऊपर हमला करता है। और फिर जब वो आपको मारने आता है तो उसके डिफेंस के लिए फिर अमेरिका को सामने आना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका में उसका पैसा भी तकरीबन $256 बिलियन अभी तक अमेरिका का यूक्रेन के अंदर इन्वेस्ट हुआ है, जो कि सिर्फ जंग के ऊपर। तो क्योंकि उसके पास ना फौजी है, ना असला है, ना पैसा है, तो वो सारा पैसा इन्वेस्टमेंट जो है ऑब्वियसली अमेरिका का उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो अमेरिका कहना है कि तुम लोग बेवकूफ़ी करो, पैसा तुम उनको देते हो, सामान उनसे खरीदते हो, उसी पैसे से वो आपको मारते हो और फिर बचने के लिए आप रो दो कि मेरे पास आके और मैं अपना पैसा खर्च करूँ, तुम लोगों की जानें बचाऊँ, तुम लोगों की कंट्री की हिफाजत करूँ। तो वो पूरा एक अलग डिबेट है, इसको एक नेक्स्ट भी लोग हम इंशाल्लाह इस टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो इस टाइम पे देखें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इस टाइम पे जो सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब जेल में, ठीक है। अब गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट भी चाहती है, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब जेल से बाहर आए, कुछ डील बन जाए, कुछ मामला चलें, कोई साल, 1.5 साल, 2 साल तक। तो मतलब इस्टेब्लिशमेंट की भी यही ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब किसी तरह जेल से बाहर आ जाए और वो कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तक वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करे, गवर्नमेंट ना गिराएं, कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयानबाजी इमरान खान साहब की जो स्पेशली जो सोशल मीडिया की जो उनकी एक एक्टिविटी है, तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थोड़ा सा हल्का हाथ रखें, तो उनकी एक ख्वाहिश है। लेकिन वो चाहते हैं कि इमरान खान से किसी तरीके से डील हो। अब इमरान खान साहब एंटी स्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट, एंटी स्पेशली 2 पार्टीज PMLN और पीपल पार्टी, इसके अगेंस्ट उसने एक बयानिया बना के आवाम के अंदर एक मकबूलियत हासिल की है। अब खान साहब को इस चीज़ का पता है कि अगर इस पॉइंट पे आके अगर मैंने बैक साइड होना है, अगर मैंने यहाँ से बैक होना है, अगर अपने बयान अगर मैंने खामोश होना है, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब खामोश है माशाल्लाह से, एक टाइम पे हमें मतलब एंटी स्टेब्लिशमेंट एक बहादुर यानी मतलब बागी नवाज शरीफ कहलाया जाता था कि वो जर्नलों की ऐसी की तैसी, वो मुशर्रफ ने माशाल्लाह लगा दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मतलब एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एक बहादुर, एक बागी के तौर पर नवाज शरीफ दिखाया जाता था। लेकिन आप देखें मुश्किल पिछले 3-4 सालों के अंदर कहाँ है ना मियां साहब, ना वो बोल सकते हैं, ना वो अपनी मर्जी से ना अपनी मर्जी से गवर्नमेंट चला सकते हैं, ना अपनी मर्जी से वो आ सकते हैं, ना वो अपनी मर्जी से जा सकते हैं। सेंट्रल में भाई बैठे हुए हैं, फेडरल में, और उधर प्रोमिस में बेटी बैठी हुई है, मियां साहब खुद बैठे हुए हैं, ना वो खुद अपनी मर्जी से किसी को इन कर सकते हैं, ना आउट कर सकते हैं। अब देखें, अब मसला पता क्या है, मसला ये है अब गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से इनको किसी तरीके से डील करके इसको हम बाहर लेकर आएं, एक पॉलिटिकल एक एक्टिविटी है, क्योंकि इसी के अंदर क्योंकि एक सियासी जो अदम इस्तेकाम है, इन्वेस्टमेंट, माशी हालात बहुत ख़राब है, बाहर से मुल्कों से पैसे लेकर आना है, इन्वेस्टमेंट लेकर आना है, मुल्क को आगे चलाना है, इन सब चीज़ों के लिए सियासी अदम इस्तेकाम का होना लाजमी है। और ये गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरीके से जानती है, जब तक खान साहब जेल के अंदर है ये सियासी अदम इस्तेकाम नहीं आएगी। तो ये इन सब चीज़ों को, सब लोगों को इस चीज़ का अच्छी तरीके से ये लोग वाकिफ है। अभी करंट सिचुएशन अगर पाकिस्तान पॉलिटिक्स, अगर PTI की अगर पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो अभी देखें
पीटीआई ने मुसलसल जो एक रोडों का जो एहतजाज जो मतलब उनको मतलब एक मंसूबी किया जाता है कि सड़कों का एहतजाज करते हैं, जलाओ गिराओ का काम करते हैं, जलाओ गिराओ की सियासत करते हैं, जबकि दूसरी साइड पीपल पार्टी ऑफ पीपल कहते हैं तो जी हम तो पार्लियामेंट की बात करते हैं, हम तो सुप्रीमेसी की बात करते हैं, हम तो टेबल टॉक की बात करते हैं, हम तो मिलजुल के चलने की बात करते हैं, हमको पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करते हैं। जबकि खान साहब का उसका जरा एंटी के वो इन सबको चोर डाकू एक लाइन पे खड़े करके वो खुद को एक साइड लाइन पे खड़े करते हैं, तो भी इनकी आपस में डील नहीं बन पा रही। खान साहब का कहना है कि मैं डर गया, मैं खड़ा हो गया, मैं जेल के अंदर चला गया, मैंने सख्तियां बर्दाश्त की। नो डाउट उन्होंने जेल काटी है, जिस तरीके से खान साहब ने जेल काटी है कोई भी नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता। स्पेशली जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, देखें 2 साल से ऊपर हो गए खान साहब, ना वो बीमार हुए, ना उनके प्लेटलेट्स गिरे, ना उनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, ना उनको कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हुआ, ना उनको बच्चों की याद आ रही है, नहीं उनको कोई दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है। वो तो खामोशी से अपने जेल में खामोशी से बैठे हुए और जेल में बैठ के हर दूसरे दिन ऐसी की तैसी कर देते हैं। सबकी एक बयान देता है, वो सख्तियां करते हैं, मुलाकातों पे पाबंदी लगाते हैं, सख्तियां करने की जेल के अंदर फैसिलिटीज को रोक देते हैं, तो अगले हफ्ते वो एक लेटर लिख देते हैं, वो किसी अपने लॉयर के थ्रू किसी इंटरनेशनल मीडिया पे अपना बयान जारी कर देते हैं, वो अपने एक इंटरव्यू लेटर शाया कर देते हैं। तो खान साहब की अपनी एक पॉलिटिकल लेवल है, वो उस चीज़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऑफ कोर्स एज ए पॉलिटिशियन तो जाहिर सी बात है उनका एक बयानिया है, एक नजरिया है, इसके लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, वो कभी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। तो कहने का मकसद ये है, लेकिन अब पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या है? पीटीआई का इस टाइम पे एक ही वन विंडो उनके पास, वन विंडो जो सोल्यूशन है, एक ही उनके पास मुद्दा है, वो कि किसी भी तरीके से खान साहब को बाहर निकाला जाए। क्योंकि जितने भी केसेस है तकरीबन सारे केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, ये सारे केसेस उड़ चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को बाहर लेकर आए। अब इमरान खान साहब को बाहर लाने का पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये कि आप मुज़ाकरात करें, डील करें, जो कि हो नहीं रही। एस्टेब्लिशमेंट के अपने शराइत, गवर्नमेंट के अपने शराइत, खान साहब के अपने शराइत, फिर पीटीआई के अंदर जो लॉबिंग सिस्टम हुए, जो ग्रुप बने हुए, उनके अपने मसले मसाइल, फिर पब्लिक के एक अपने अलग मसले मसाइल। तो इसके अंदर उन लोगों ने 2-3 मरतबा रजिस्ट करके, एक्सरसाइज करके देख लिया कि हम रोडों पे जाएंगे, एहतजाज, धरना, रैली, मुल्क को जाम कर देंगे। तो उन लोगों ने एक दफ़ा कोशिश करके देखी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ठीक है, एक पब्लिक व्यू उन लोगों ने जरूर हासिल की, पूरा वर्ल्ड वाइज उन लोगों ने एक अटेंशन, मीडिया पब्लिक एक अटेंशन अपनी तरफ जरूर ली, लेकिन उस मकसद में कामयाब नहीं हुए, जो कि इनका मकसद था कि किसी भी तरीके से खान साहब को बाहर निकालना। अब उसके लिए अभी एक क्या होने जा रहा है कि एक पाकिस्तान ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के नाम से पीटीआई, उसमें मुख्तलिफ अपोजिशन की सारी पार्टियां मिल गई, उसमें स्पेशली पीटीआई है, उसमें हामिद रजा साहब है, उसमें एमडब्ल्यूएम अल्लामा राजा नासिर अब्बास और उसमें महमूद अच्छा खानदई। अब मौलाना फजलुर रहमान को वो लोग ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पीटीआई को भी इस चीज़ की रिलायत हो चुकी है कि अगर हम रोडों पर निकलना है, एहतजाज की तरफ जाना है, तो अकेली पीटीआई नहीं जा सकती, कहीं ना कहीं से दूसरे पार्टी, तमाम अपोजिशन पार्टीज को हमने एक साथ मिल के, एक साथ सबको लेकर रोडों पर निकलना है, ताकि उससे ये होगा कि एक तो गवर्नमेंट इनको गवर्नमेंट इनको मार नहीं सकती, इनको रोक नहीं सकती, और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक कवरेज मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर तमाम अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट के अगेंस्ट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट सड़कों पे निकली है, धरना दिया हुआ है। कहाँ एक पार्टी और कहाँ तब, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर रोड पावर शो की बात करें, पब्लिक पावर शो की बात करें, तो सारे पार्टियां एक तरफ, सिर्फ एक पीटीआई एक तरफ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन एज अ पॉलिटिशियन, एज अ कंट्री वाइज, एज अ गवर्नमेंट वाइज तमाम पार्टीज का होना बहुत लाजमी है। तो इसके लिए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के इन लोगों ने एक इफ्तिताह किया है पिछले महीने, पिछले हफ्ते में इस्लामाबाद के अंदर इन लोगों ने एक बेहतरीन कन्वेंशन का तकरीब का भी इनकाद किया, जिसमें तमाम पार्टीज आ गई। लेकिन अब वहाँ पे पीटीआई की किसी न किसी तरीके से कोशिश है कि मौलाना फजलुर रहमान को भी ऑन बोर्ड लें, क्योंकि अब रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में वैसे ही एहतजाज, धरना वगैरह का इस तरह का कोई सिलसिला नहीं होता, लोग ज़्यादा इस तरह मुतवज्जो नहीं होता अपनी इबादत और रमज़ान, रोज़ा, नमाज, कुरान, अपने पर्सनल चीज़ों की तरफ और अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं। तो पीटीआई की कोशिश है कि रमज़ान के इस महीने में हम तैयारी करें, जैसे ईद के फ़ौरन बाद अप्रैल के महीने में, क्योंकि अप्रैल और मई ये 2 महीने इनके पास है कि अप्रैल और मई के अंदर हम एक बहुत बड़ी पब्लिक के साथ, एक मिलियन बिलियन पब्लिक एक पावर शो करें और इस्लामाबाद में आकर हम लोग धरना दे के बैठे, ताकि गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल तौर पे मफलूज कर सके, पूरा कंट्री को अक्रॉस द बॉर्डर, तमाम कंट्री को हर तरफ से हम बंद करें और सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसके अंदर हो। ये पाकिस्तान उसके पीटीआई वालों की यही कोशिश है और यही खान साहब की भी ख्वाहिश है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। दो चीज़ें इस टाइम पे सबसे बड़े जो 2 झगड़े हैं, एक इमरान खान साहब जेल में, उनको किसी तरीके से बाहर निकालना, एक गवर्नमेंट भी चाहती है खान साहब बाहर आए, लेकिन गवर्नमेंट अपनी शराइत पे चाहती है कि अपने उनकी शराइत और टीओआर दो, उस डील के नतीजे में खान साहब बाहर आए, ऐसी बाहर ना आए। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? 26वीं आईनी तरमीम। अब गवर्नमेंट ने भी 26वीं आईनी तरमीम किया, बिलावल भुट्टो साहब इसमें सफ़े अव्वल नजर आए, पीपल पार्टी सफ़े अव्वल नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं पीपल पार्टी वालों के भी जहन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि ये 26वीं आईनी तरमीम कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे गले पड़ेगी। उसकी वजह तो एक 26वीं आईनी तरमीम है और दूसरी खान साहब की रिहाई है। तो अब इन चीज़ों के अगेंस्ट एक साइड पे गवर्नमेंट चल रही है, दूसरी साइड पे अपोजिशन काम कर रहे हैं। अब पीटीआई वाले कोशिश कर रहे हैं कि फजलुर रहमान को किसी तरीके से अपने साथ बनाए, लेकिन फजलुर रहमान साहब जाहिर सी बात है वो भी उनकी अपनी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने अपने 2-3 नजरियात उन्होंने पीटीआई वालों के सामने रखी हैं। पहले तो उसने कहा कि मैं अपनी पार्टी से डिस्कस करूंगा, मशवरा करके फिर जो भी फैसला होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो भी हमारा फैसला होगा। देखें
बयानी की हद तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक, मीडिया टॉक की हद तक, अल्फाजों के हद तक तो मौलाना फजल रहमान साहब पीडी उसके ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के पीटीआई के या दूसरे अपोजिशन पार्टी के साथ तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बात ये है कि क्योंकि पाकिस्तान पीटीआई वाले चाहते हैं कि आफ्टर रमजान, ईद के बाद जब हम प्रॉपर एक पब्लिक पावर शो करने के लिए धरने की सूरत में जब हम रोड पे निकले तो मौलाना फजल रहमान और उनकी पार्टी और उनके मदरसे के लोग हमारे साथ मौजूद हो, मौलाना फजल रहमान साहब स्टेज पे हमारे साथ मौजूद होकर इस रैली को, इस धरने को लीड करें। तो जाहिर सी बात है उसमें मौलाना साहब वो भी अपने फवाइद देखते हैं, उन्होंने भी अपने कुछ राय रखे हैं। सबसे पहले तो मौलाना साहब को पता है, उसने कहा कि अपकमिंग इलेक्शंस के अंदर अगर हम गवर्नमेंट को गिरा देते हैं, अगर आगे इलेक्शन आते हैं तो केपीके के अंदर, क्योंकि केपीके के अंदर पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया हुआ है एक तरह से पिछले 10-12 सालों के अंदर, लेकिन मौलाना फजल रहमान की भी टोटल सियासत केपीके के अंदर है। तो मौलाना साहब की भी ये ख्वाहिश है कि अपकमिंग इलेक्शन के अंदर पीटीआई के साथ पेशावर के अंदर सीट एडजस्टमेंट हो, कुछ सीटों के ऊपर 10, 12, 15 जितने भी उनकी सीट की डिमांड होंगे कि इन सीटों के ऊपर पीटीआई हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करे और वहाँ पे हमारे खिलाफ कोई अपनी कैंडिडेट खड़ा ना करे, वो हमें सपोर्ट करे, उसके बदले में हमारी ये 15-20 सीटें जो कि केपीके से मिलेंगे, जो कि मौलाना साहब की काफ़ी अर्से तक ख्वाहिश थी, तो उनके लिए बहुत बहुत बड़ी डील हो जाएगी। एक तो उनकी ये है, और दूसरा उससे बढ़ के फिर बलूचिस्तान के अंदर उनकी नजर है कि अगर गवर्नमेंट आती है बलूचिस्तान की गवर्नरशिप हो सकती है और इस तरह के बहुत सारे मामला हो सकते हैं। फेडरल में गवर्नमेंट के अंदर एक हिस्सा मांग सकते हैं और उसमें केपीके के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे मिनिस्ट्री के ओहदे वो मौलाना साहब की उनकी नज़र में है, वो चाहते हैं कि वो कुछ ओहदे हमें मिले, कैबिनेट के अंदर हमें शामिल होने का मौका मिले। तो फजल रहमान साहब के अपने ये पॉलिटिकल मफादात हैं। अब देखते हैं, क्योंकि अब अगर वो पीटीआई को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, दरअसल सियासत की तरफ अगर वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं। जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तब भी मौलाना साहब सबको लड़काते रहे, एंड दी एंड सबको पता था कि एंड दी एंड मौलाना साहब जाके कुछ शराइत रख के, बंदूक की नोक पे जाके हमने उनके गर्दन पे खंजर रख के हमने माना है कि चलो हम ये वोट इनको देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। और बाद में वो सारी चीज़ें हुई। फिर मौलाना साहब बाहर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जी हमें तो धोखा हुआ, हमें तो धोखा दिया, जो बातें हमसे की गई थी वो चीज़ें नहीं हुई, हमारे वोट का मिसयूज हुआ। तो खैर ये सारे पॉलिटिकल बातें हैं। तो मौलाना साहब कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे कि दोनों साइड के पार्टीज को एंगेज रखें। एक करंट सिचुएशन तो ये। अब इसके अंदर क्या होगा, जब सारी पार्टीज बाहर आएंगी तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी एक इकोनॉमिकल, एक माशी मसाइल का सामना है। मुल्क को बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, मुल्क नहीं चल रहा, टैक्स रिकवर्स नहीं हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम होती जा रही है, लोग मुल्क छोड़ के बाहर भागते जा रहे हैं, सेहत के मसले हैं, तालीम के मसले हैं, आपके कोई खारजा पॉलिसी, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर मतलब आपकी वजीर खारजा इंफॉर्मेशन, वो फॉरेन मिनिस्टर मतलब समझ में नहीं आता है, कोई है कि भी नहीं, अगर है तो कहाँ है, मतलब आपको अली बे का भी नहीं पता उसके बारे में। तो पूरे दुनिया से आप कटे हुए। दुनिया में पावर रूस, अमेरिका, चीन, यूक्रेन, सऊदी अरब, ईरान, इसराइल, वर्ल्ड वाइड दुनिया की पावर शिफ्ट हो रही है। लोग अपने अपने हिस्से की पावर लेने के चक्कर में है कि आने वाले फ्यूचर, आने वाले 100 साल में हम किसके साथ खड़े होंगे, कहाँ खड़े होंगे, हमें क्या मिलेगा, किसको क्या देना पड़ेगा। दुनिया इस चीज़ के पीछे पड़ी हुई है। और अफसोस हम लोग यहाँ किस चीज़ पे पड़े हुए हैं। इमरान खान साहब से कौन मिलने गया, कौन मिलने नहीं गया, उसने ट्विटर पे क्या किया, 9 मई को क्या हुआ, उसका केस जमानत हुआ नहीं हुआ, फलां की साहब ने मरियम नवाज के खिलाफ ये बयान दे दी, उसने ये बोल दिया, मरियम नवाज ने वो बोल दिया, शाम को उसने ये बोल दिया। हम लोग इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। अब नहीं समझ में आ रहा इन सब चीज़ों के बीच में मुल्क का है, कंट्री का है, नेशंस का है, कौम का है, अवाम का है, आपका फ्यूचर क्या है। ना आपको मतलब ना आपको बाहर का पता, ना आपको अंदर का पता, आप एक ही चीज के पीछे लगे हुए। अच्छा, पाकिस्तान पीपल पार्टी का, इस पाकिस्तान पीपल पार्टी के बारे में कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के इन सब चीजों के अंदर एक उनकी जो मुनाफिकत जो नजर आती है, एक तरह से अगर आप देखें कि मतलब पीपल पार्टी वाले, आप पता क्या, अब मेरे सामने देखें, आज शर्जील मेमन का बयान है। शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि जी ये हुकूमत नून लीग की गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल करने में, मुल्क को चलाने में, मशरक़ को चलाने में नाकाम हो चुकी है। अब अपकमिंग बजट के अंदर नवीद कमर साहब कहते हैं कि अपकमिंग बजट के अंदर हम देखेंगे कि हम इस गवर्नमेंट को बजट देंगे कि नहीं देंगे, इस गवर्नमेंट के साथ हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मेरे ख्याल में, हमारे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त वज़ीर आज़म के लिए एक मुनासिब कैंडिडेट होंगे, जो कि बैक वक्त मुल्क की मैशियत और सियासी सूरत हाल और माशी सूरत हाल दोनों को कंट्रोल करके चला सकते हैं। देखें, जरदारी साहब की तो डील थी ना, जरदारी साहब की तो टोटली डील थी कि 2 साल 2.5 साल शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उसके 2-2.5 साल बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्योंकि जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िंदगी में हर हाल में बिलावल भुट्टो को एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के बाद उनको नहीं पता कि बिलावल साहब को इतनी पॉलिटिकल सूझबूझ है नहीं कि उनके जाने के बाद इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़े सियासतदान इन सब के बीच में वो किस तरह पार्टी को संभालेंगे, किस तरह मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो इसलिए जरदारी साहब की अपनी ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से मेरी अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, उनके ऊपर छाप लग जाए कि हाँ भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उसके बाद उनके लिए आसानी हो जाएगी पार्टी को कभी कंट्रोल करना और प्राइम मिनिस्टर भी बनना। तो जरदारी साहब की अपनी ख्वाहिश है। लेकिन अब पीपल पार्टी की मुनाफिकत पता क्या है, मतलब उनकी बात अभी रोना धोना ऐसा कर रहे हैं कि जी ये गवर्नमेंट तो नाकाम हो गई है, ये तो कुछ कर ही नहीं रही, ये तो बस उनको मारने पे तुली हुई है, ये मैशत ठीक नहीं कर रहे हैं, ये सेहत के ये मसले वो मसले।
मतलब ये तो इनकी मिसाल ऐसी है पीपल पार्टी वालों के इस टाइम पे कि उस खातून जैसी मिसाल है कि जिसके 12 बच्चे हों और उसके बावजूद वो रोना धोना बचा रही हो कि मुझे आज तक अपने शोहर से सच्चा प्यार नहीं मिला। तो मतलब अगर सच्चा प्यार नहीं मिला तो वो 12 बच्चे कैसे हो गए बीवी? तो पीपल पार्टी की भी यही सूरत हाल है, उनकी मिसाल भी यही बनती है। पिछले 3 साल से गवर्नमेंट में यहाँ पे पंजाब की गवर्नरशिप आपके पास है, केपीके की गवर्नरशिप आपके पास है, बलूचिस्तान के अंदर गवर्नमेंट आपकी है, सिंध के अंदर पिछले 30-35 साल से गवर्नमेंट आपकी है, सदर ऑफ पाकिस्तान आपका है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप अपनी मर्जी से जजेस लेकर आए, ठीक है, सेनेट का चेयरमैन आपके पास है, पार्लियामेंट का डिप्टी चेयरमैन आपके पास है। अच्छा, उसके बाद 1.5 साल बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा रहे। अब एक बात हो, अब फिर महंगाई की बात करें। आपको पता है सबसे ज्यादा महंगाई किसके दौर में बढ़ी है? सबसे ज्यादा महंगाई जैसी 2023 में पीटीआई की जब गवर्नमेंट गिरी, पीटीआई की गवर्नमेंट से लेके जब पीडीएम की जब गवर्नमेंट बनी, जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी था, वजीर खारजा थे, उनके पार्टी के लोग मिनिस्टर थे, कैबिनेट मीटिंग के अंदर बैठते थे। तो सबसे ज्यादा जो महंगाई बढ़ी है 56% महंगाई बढ़ी है पिछले सिर्फ 1.5 साल के अंदर पीडीएम के गवर्नमेंट के अंदर। और फिर पीपल पार्टी वाले आज बैठ के बोलते हैं कि जी महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। इसमें एक और चीज, रजा रब्बानी साहब जी, रजा रब्बानी साहब इतने अरसे बाद रजा रब्बानी साहब एक प्रोग्राम में वो कहते हैं कि जी ये पीका एक्ट जो भी मीडिया के खिलाफ एक एंटी मीडिया जो को कहते हैं कि पीका एक्ट कानून वो अप्रूव किया। तो रजा रब्बानी साहब कहते हैं, अब बोले हैं जी कि पीका एक्ट को जो है मैं गैर कानूनी काला कानून समझता हूँ। अब बड़ी जल्दी आपको याद आ गई पीका कानून को। अच्छा सर ये बताओ, पीका कानून अगर आप काला कानून समझते हैं, इसको दस्तखत अप्रूव करने वाले कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी, वो तो आपके सदर तो आपके, उन्हीं के दस्तखत से तो ये कानून बना है। अब ये अलग बात है कि सदर के कितने इख्तियारात होते हैं। आरिफ अलवी साहब, अब किसको नहीं याद के वो पिछली गवर्नमेंट ने जब आरिफ अलवी साहब जो सदर थे, गवर्नमेंट ने कानून पास करके भेजा तो आरिफ अलवी साहब ने पूछा कि नहीं ये मुझे मंजूर नहीं, आप इसको तरमीम करके दोबारा भेजें। तो जब उन लोगों ने वापस भेजा तो स्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको धमकियां नहीं दी गई कि आप अपने हद में रहें, हमें अदरवाइज हमें आता है कि आपको हद में कैसे रखना है, उनसे इस्तीफा का मुतालबा किया। उनको धमकियां दी गई कि हम आपको सदारत से हटा देंगे। लेकिन किस तरीके से उन्होंने सर्वाइव किया वो तो वो खुद बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हम सब इन चीज़ों के गवाह हैं। आसिफ अली जरदारी के दस्तखत से ही वो बिल अप्रूव हुआ था। और फिर उसके बाद अब आप कह रहे हैं अप्रूव होने के 2 महीने बाद, आप अप्रूव होने के बाद आप कह रहे हैं कि जी वो तो काला कानून था। तो मतलब इससे बड़ी मुनाफिकत और क्या हो सकती है? खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब जरा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात करना था तारा साहब जी। अतः अब देखें नून लीग की मतलब किसी भी पार्टी की बेहिस और उनकी कमबख्ती है। जब कोई पार्टी जवाल पे जाती है तो जवाल की भी एक उरूज होती है। तो मतलब नून लीग की जवाल की ये हालत है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को अता तारा को नून लीग को आके डिफेंड करना पड़ रहा है। किसको? मोहसिन नकवी साहब को, इंटीरियर मिनिस्टर जो कि पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। तो अता तारड़ साहब आके मोहसिन नकवी साहब को डिपेंड करते हैं। इस टॉपिक इसके बारे में जरूर मैं बात करूंगा क्योंकि मेरा बड़ा दिल जला हुआ है इस मामले में। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी रही है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, हमारे मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी हो रहा है, दुनिया भर के क्रिकेट टीम्स हमारे मुल्क में आके कहते हैं पहली राउंड में हमारी टीम बाहर हो गई। कितनी अफसोस की बात है। अता तारड़ साहब आके कहते हैं कि जी देखें मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, अलबत्ता मैं लोगों से यही कहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब के ऊपर ज़्यादा तनकीद ना करें क्योंकि यही टीम थी जब चैंपियन ट्रॉफी जीत के आई थी और यही टीम थी चैंपियन ट्रॉफी हार गई। तो टीम की उतार चढ़ाव हार जीत होते हैं। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद ना करें, गलतियाँ टीम से होती हैं। तो इसमें चेयरमैन की क्या गलती भाई? यही क्रिकेट टीम थी, यही खिलाड़ी थे, यही प्लेयर थे। रमीज राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। क्यों? क्योंकि उनको क्रिकेट का पता था, उनको रूल एंड रेगुलेशन का पता था, उनको इस फील्ड का पता था, उनको इस काम का पता था। वो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करते रहे, मेरिट के ऊपर खिलाड़ी लेकर आते रहे और मेरिट के ऊपर लोगों ने क्रिकेट खेली, प्लेयर्स ने मेहनत की और मेहनत का नतीजा चैंपियन ट्रॉफी आप जीते। क्योंकि यही टीम जब रमीज राजा साहब पीसीबी के चेयरमैन थे तो 1992 के बाद पहली बार पाकिस्तान टीम वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आई, टेस्ट रैंकिंग में 5वीं पोजीशन पे आई और T20 रैंकिंग के अंदर 3री और 4थी पोजीशन के अंदर रही। अब उसी टीम की कारकर्दगी मैं आपको पढ़ के अगर सुनाऊं तो वनडे के अंदर तकरीबन 7वें 8वें नंबर पे चली गई है। जबकि मोहसिन नकवी के अंदर इसी टीम ने 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले, तीनों बार पहली राउंड में टूर्नामेंट से बाहर। टेस्ट रैंकिंग के अंदर मोहसिन नकवी के पीसीबी के चेयरमैन एज ए पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट रैंकिंग के अंदर 8वें नंबर पर है और T20 के अंदर पहली पोजीशन से हटके अब 5वीं और 6ठी नंबर पे चले गए। फर्क पता क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि एक को क्रिकेट का तजुर्बा था और दूसरे को क्रिकेट का कोई तजुर्बा नहीं था। सिर्फ इसलिए उसको पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट का रिश्तेदार है। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उसको निगरान वजीर आला बनाया, फिर निगरान इंटीरियर मिनिस्टर बनाया, फिर उसके बाद कैबिनेट का हिस्सा बनाया, फिर जब गवर्नमेंट बनी अब वहाँ पीसीबी के चेयरमैन भी उसको बनाएंगे सिर्फ इसलिए कि वो एस्टेब्लिशमेंट का रिश्तेदार है। एस्टेब्लिशमेंट उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, वो उनके मुताबिक करता है, उनके मुताबिक पॉलिसीज बनाते हैं, उनके मुताबिक लोगों को उठाता है, लोगों पार्टीज को क्रश करता है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट की हर बात मानता है। तो सिर्फ इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट से खास लोगों से उसकी रिश्तेदारी है तो उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया और क्रिकेट की हालत आपके सामने
बेड़ा गर्क हो चुका है, बड़ा मतलब दिल दुखा हुआ है इसके ऊपर कि जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस रही। पहले ही राउंड में मतलब दुनिया का नंबर 1 टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता है, जिसने पता नहीं कितने चैंपियन ट्रॉफी जीता है, जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता है, कंटिन्यू मुसलसल 3-4 टूर्नामेंट्स के अंदर, इंटरनेशनल रेटिंग के अंदर आपकी टीम मुसलसल पहली राउंड में बाहर हो रही है। तो ये एक बड़े दुख और अफसोस की बात है। और एक आखिरी चीज़ आपसे डिस्कस करेंगे जी, मरियम नवाज की, पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। मरियम नवाज ने अभी पीका के बाद मरियम नवाज ने 95 सफ़ात के ऊपर, आप जरा अंदाजा करें, आपके टॉप लेवल के अखबार, एक्सप्रेस, जंग अखबार के अंदर 95 पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में 95 पेजेस का अखबार छपा। 95 पेजेस के अंदर 469 मरियम नवाज की तस्वीरें लगी हैं कि ये 1.5 साल के अंदर मरियम नवाज ने ये किया, मरियम नवाज ने वो किया, मरियम नवाज ने फलाना किया, मरियम नवाज ने। दूसरी साइड पे गंदम के अंदर, अच्छा अब पंजाब की हालत क्या है, पंजाब के किसान भूल के बर्बाद होकर रह गए। पिछले साल जब किसान ने जब गंदम की पैदावार की तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा, एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी कि आप गंदम को एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, और यहाँ पे बिल्कुल जीरो रेट लगा दिया, बिल्कुल जीरो। मतलब वो रेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लगा दिया कि जिस रेट के ऊपर उन लोगों ने उसको काश भी नहीं किया था, यानी जो खर्चा गंदम को काश करने के जो पैसा लगा था उसके लिए 50% पे पंजाब गवर्नमेंट ने उसकी रेट लगा दी, और उसके बाद फिर वो गंदम उनसे खरीदी भी नहीं और एक्सपोर्ट में भी पाबंदी लगा दी। वो सारा गंदम उनका दाया हो गया, किसान भूल गए, किसान बर्बाद हो गए, किसान एहतजाज करते रहे, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं था। अब लोग पूछते तो क्या पूछ रहे थे, ओ जी मरियम नवाज ने, ओ भाई आप कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज में जाके आप तलबात को, बच्चियों को गले लगा के आप कहते हैं कि जी यूथ, अबे यूथ आपके साथ नहीं है, आप बाहर निकले, आप पब्लिक में निकले, आपको लग पता चल जाएगा। आप फॉर्म 45 के ऊपर इलेक्शन जीत के आए हुए हैं, आप इलेक्शन नहीं जीते, यूथ आपके साथ नहीं है। वरना आप जाए एक हल्का खुलवाए, आपको लग पता चल जाएगा यूथ आपके साथ है नहीं, इलेक्शन के अंदर आपका क्या हाल हुआ है, ऐसे अवाम ने आपका क्या हशर नशर करके रख दिया, यूथ आपके साथ नहीं है। लेकिन एक साइड में आप देखें कि करोड़ों रुपए की मीडिया के ऊपर, क्योंकि अब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये चीज़ें दिखाते नहीं है, ये चीज़ें कवर होती हैं, तो लेकिन एक हाल ये है कि एक तरफ 95 पेजेस के ऊपर इश्तिहार लगाया जाता है, करोड़ों रुपए मीडिया मालिकान को दी जाती है कि वो जी गवर्नमेंट ने ये किया वो किया, और दूसरी साइड पे ये हालत है। अभी फेडरल गवर्नमेंट ने गंदम जी, अब इस बार क्या हुआ, किसान ने काश्ती नहीं किया, गंदम की काश्ती नहीं की, वो पता पिछले वो सारा उनका नुकसान हो गया, अब काश्त नहीं की। अब जी वज़ीर खजाना साहब कह रहे हैं कि जो गंदम की मिकदार जो ज़रूरत है पाकिस्तान को इस साल, तो इस साल इतना गंदम काश्त नहीं हुआ, तो ये गंदम हमें अब इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट कहाँ से करेंगे, रशिया से करेंगे, यूक्रेन से करेंगे, क्योंकि साइड पे गंदम बहुत ज़्यादा तादाद में गंदम की काश्त होती है, अब वहाँ से गंदम इंपोर्ट होगा। पहले यहाँ पे जो था उन सबको बर्बाद कर दिया, दाया कर दिया, अब वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। अब जाहिर सी बात है जब इंपोर्ट करेंगे तो अपने अपने बंदों को ठेका देंगे, वो लेकर आएंगे, पैसा निकलेगा, करप्शन यहीं से तो होगा, यहीं से तो पैसा निकलेगा। अब ये जो मोहसिन नकवी साहब ने जो गोल खिलाया, जो लाहौर का कदाफी स्टेडियम का जो काम हुआ, इसकी हालत आप लोगों ने देखी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये खबर चलाई नहीं, क्यों नहीं चलाई, क्योंकि PK के बाद तो मीडिया तो पाबंद गुलाम हुआ है इनका, आप कुछ बोल ही नहीं सकते। आप कुछ बोलेंगे तो अपनी मर्जी से भाईजान गवर्नमेंट पुलिस वाले एजेंसियों के फुल ये इख्तियार दिया गया है कि किसी भी बंदे को किसी भी वक्त किसी भी टाइम किसी भी केस के अंदर उठा के 3 महीने तक आप उसको आप कैद करके रख सकते हो, चाहे आप उसको अदालत के सामने पेश करो ना करो। 3 महीने बाद आप लाके अदालत, 3 महीने का आपका टाइम है, 3 महीने के बाद आप लाके अदालत के सामने पेश करो, जी इसने ये किया था इसलिए हमने गिरफ्तार किया था, अगर वो केस साबित हुआ तो सजा भुगतेगा, नहीं हुआ तो 3 महीने। और भाई 3 महीने तक वो जो सजा भुगतेगा, वो जो उसको गुमनाम करोगे उसका कौन जिम्मेदार होगा। तो ये खैर एक PK है कि ये जो काला कानून, अब क्योंकि जाहिर बात है पीपल पार्टी वाले भी अब बोल रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है वो खुद इसी की जद में आएंगे, उनको ऐसा अंदाजा हो, लेकिन ये भी एक तरह से उनकी मुनाफिकत है। तो एक चीज़ तो ये थी पंजाब गवर्नमेंट की, ये तो हालत है पंजाब गवर्नमेंट की। अब आखिर में इस बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट के भी अपने कुछ मफादात होते हैं अभी, क्योंकि अमेरिका के अंदर जब से वो गवर्नमेंट चेंज हुई है, ट्रंप आया, तो उसने एलन मस्क के अंडर में एक कमेटी बनाई है कि दुनिया भर में अमेरिकन का पैसा जहाँ जहाँ लगा है तो उस हर जगह पे जाहिर सी बात है करप्शन हुई है। अब तकरीबन कोई $110 मिलियन तो सिर्फ बराक ओबामा के दौर में पाकिस्तान को मिले थे एजुकेशन के मद में। उस टाइम पे मरियम नवाज साहब, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी बेटी मरियम नवाज उनके साथ अमेरिका के दौरे पे चली गई, और एजुकेशन फंड USAID की मदद में जो तकरीबन $150 मिलियन आसपास के डॉलर जो पाकिस्तान को मिले थे, वो पाकिस्तान आए कहाँ के पता ही नहीं चला। वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज बनना तो दूर की बात, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मतलब रजिस्टर्ड भी नहीं है। फिर सही कहता है इमरान खान की, एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से ये लोग कोशिश भी नहीं करते, कम से कम आप रजिस्टर्ड ही करवाते हैं। वो सारा फंड, मतलब आपके पास एक पेपर नहीं है कि गवर्नमेंट का रिकॉर्ड के तौर पर कि भाईजान जमीन पे हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन आप कम से कम रजिस्टर्ड तो करवा दें कि हाँ भाईजान ये कॉलेज है, ये रजिस्टर्ड है, ये हमने बनाया। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई स्पेशल कमेटी बनाई है वर्ल्ड वाइज, वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब ये सारे मत में आएंगे, जाहिर सी बात है वो इनसे भी पूछेंगे, तो अब देखते हैं कि ये क्या जवाब देते हैं। आने वाले वक्तों में ये एक अलग नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार इसमें, एस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार ये कि एस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल लेवल पे अब उनको थोड़ा समझ में आ गया कि इंटरनेशनल लेवल पे पावर शिफ्ट हो रही है। अभी लास्ट हमारे चीफ साहब गए भी लंदन,
तो क्योंकि दाएं बात इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से प्रोडक्शन है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर अब जंग खत्म हो रही है। जो इनसाइड एक जो रिपोर्ट आई, इनसाइड जो खबर हमारे तक हम तक जो कानों तक सुनने को मिली है वो ये कि चेसा भी किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अब यूक्रेन के अंदर जाहिर सी बात जब जंगबंदी होगी वहाँ से रशियन की फौज पीछे हटेगी और दूसरे साइड पर यूरोप यूनियन की फौज पीछे हटेगी, तो अमन कायम करने के लिए वहाँ पे एक न्यूट्रल फोर्स की जरूरत है। अब पाकिस्तान किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि न्यूट्रल फोर्स के तौर पर यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान आर्मी की इनकी ड्यूटी लगे, क्योंकि जाहिर बात इसमें भी डॉलर में पैसे मिलते हैं, तो एक इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। और दूसरी साइड पर पाकिस्तान के अंदर हालात सिचुएशंस ऐसे बने हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशंस जैसे एक इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई कहें या अपोजिशन ग्रैंड अपोजिशन लाइंस का बिल्कुल खुल के आमने सामने आ गए। क्योंकि लास्ट टाइम जब चीफ साहब भी बरतानिया के दौरे पे गए थे तो पहली मरतबा बाज़ाब्ता आर्मी चीफ का नाम लेके, आर्मी चीफ की तस्वीरें लेके ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाकायदा प्रोटेस्ट किया। और इमरान खान साहब ने जो लेटर्स लिखे थे जिसके ऊपर आर्मी चीफ साहब को, फिर जिसके ऊपर आर्मी चीफ साहब ने बयान दिया कि जी वो लेटर्स मुझे मिले भी नहीं, अगर मिलेंगे भी तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं उसको सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास भेजूंगा, मेरा काम नहीं है। तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानी वो सारे लेटर्स आर्मी चीफ साहब को सेंड करें जीएसक्यू के एड्रेस के ऊपर पार्सल करके, किसी भी तरीके से आप उनको डायरेक्ट भेजें। तो अब चीज़ें ज़रा खुल के सामने आई हैं। अभी पूरी जो एक सिचुएशन थी पॉलिटिकल, एक सियासी अदम इस्तेहकाम का, एक साइड पे इस्टेब्लिशमेंट, एक साइड पे गवर्नमेंट, एक साइड पे पीपल पार्टी, एक साइड पे अपोजिशन है, पीटीआई है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, इन सब के बीच एक साइड पे मुल्क, अवाम, महंगाई और आईएमएफ की दूसरी टीम जी आज पाकिस्तान आई है। क्योंकि एक टीम पहले आई थी, उन लोगों ने वो सारे जितने इन्वेस्टिगेशन वो कर सकते थे वो सारे इन्वेस्टिगेशन आपके अदालतों के निज़ाम, आपके नेब के निज़ाम, आपके पॉलिटिकल मामला, आपके डेमोक्रेटिक मामला, आपके सिक्योरिटी निज़ाम सारे। अच्छा, अब सिक्योरिटी के भी बड़े मसले चल रहे हैं। चलो पहले तो ये कहा जाता था कि भाईजान बराबर में आपके अफगानिस्तान है, वहाँ से टेररिस्ट आते हैं क्योंकि जी इंडिया वहाँ पे मुलविस है, वो वहाँ पे एक्टिव है, वो वहाँ से तालिबान को इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, उनको फंडिंग करते हैं और उनके जरिए यहाँ पे दहशतगर्दी होती है। अब तो वहाँ पे तो तालिबान वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। इंडिया वहाँ से निकल गई, अमेरिका वहाँ से, नेटो की फोर्स वहाँ से भेज कर गई। अब वहाँ पे तो मतलब एक गवर्नमेंट आई है उनकी, अब वहाँ पे तो इंडिया भी इन्वॉल्व नहीं है। अब क्यों हो रही है फिर दहशतगर्दी? अब आप किसको ब्लेम करेंगे? तो एक तरह से ये भी एक देखा जाए, एक साइड पे केपीके की गवर्नमेंट वो कोशिश कर रही है कि तालिबान को किसी तरह ऑन बोर्ड ले, अफगानिस्तान के साथ वो मुज़ाकरात बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, फेडरल गवर्नमेंट उनको लिख के दिया है कि आप अपने TOR हमें लिख के दें, क्योंकि हम निगोशिएट करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ। हमारा बॉर्डर है, हमारा पड़ोसी है दुनिया में, आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आप अपने पड़ोसी को चेंज नहीं कर सकते। तो इसका वाहिद हल ये है कि आपको हर हालत में अपने पड़ोसियों के साथ आपको अपने ताल्लुकात सही रखने होते हैं। तो अब क्योंकि इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं, अब केपीके गवर्नमेंट कोशिश कर रही है किसी तरीके से कि तालिबान के साथ हम उनको ऑन बोर्ड लें, उनके साथ डिस्कस करें, मीटिंग करें, ताकि ये जो टेररिज्म पूरा एक इतना बड़ा बॉर्डर है, लोग क्रॉस करके आते जाते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती, वो कोशिश कर रहे हैं मुज़ाकरात करने की। और वो फेडरल गवर्नमेंट से कह भी रहेंगे आप अपने TOR इस्टेब्लिशमेंट और फेडरल गवर्नमेंट वो लिख के दें, ताकि उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम एक बेहतरीन डायलॉग की तरफ बढ़ सकें। लेकिन उसके ऊपर अभी तक तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिला। तो इन फ्यूचर देखते हैं कि सिक्योरिटी के क्या मसले मसाइल होते हैं। तो खैर, अब IMF की टीम आ रही है, $1 मिलियन का किस्त है। अब वो किस्त अगर अप्रूव होता है तो यहाँ से लेकर जून तक, जब तक नया बजट नहीं आता, पाकिस्तान को थोड़ा सा इनको एक सुख का सांस लेने को मिलेगा कि चलो ये 2-4 महीने के सुकून से कटेंगे। लेकिन अब IMF की टीम आएगी, वो चीज़ों को अब एक एक करके, पहले वो रिसर्च करके पूरे जायज़ा लेके गए, अब ये टीम आके अपने मुतालिबात पेश करेगी कि जी उस टीम ने आके ये जायज़ा लिया था, ये सूरत हाल आपका हमारे सामने है और इसके ऊपर ये हमारी डिमांड है, अगर ये डिमांड आप पूरे करते हैं तो हम आपका किस्त अप्रूव करते हैं। और वो $1 मिलियन की जो है किस्त अप्रूव होगी ताकि 2 से 4 महीने आपके सर्वाइव हो। लेकिन इसके ऊपर भी शर्त है, क्योंकि जाहिर बात है इनडायरेक्टली इसके पीछे तो IMF को कंट्रोल करने वाले, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कंट्रोल करने वाले तो अमेरिका है। अब वो अमेरिका को ऑन बोर्ड लेंगे अगर अमेरिका की सिटिंग गवर्नमेंट जिस तरीके से ट्रंप चल रहे हैं, अगर कोई मुदाखलत नहीं करते, अगर वो कोई डिमांड नहीं करते हैं, पाकिस्तान उनके इंटरेस्ट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो इंटरेस्ट लेते हैं नहीं लेते, अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ मुतालबात रखते हैं, तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा। एक साइड से PDM ग्रैंड अपोजिशन अलायंस वाले खड़े हैं, दूसरी साइड पे खान साहब है, तीसरी साइड पे 26वीं आईनी तरमीम है, दूसरी साइड पे अगर ट्रंप भी आ गए तो गवर्नमेंट की तो गई। तो हालात बहुत ज़्यादा सकते हैं। अब IMF की टीम आई है, देखते हैं कि अब ये क्या कर सकते हैं। अगर ट्रंप इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, अगर अमेरिका कहता है कि नहीं हमें कोई मसला नहीं है, आप जानो आपका काम जाने, तो फिर उम्मीद यही की जाती है कि ये $1 मिलियन की जो किस्त ये अप्रूव हो जाएगी। फिर मामला जाएगा जून तक, जून के अंदर बजट आएगा, फिर वहाँ जाके मामला फतेंगे। बहरहाल अभी तक जो सिचुएशन, जो सूरत हाल PTI और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो बना है, इन सब की एक कोशिश ये है किसी न किसी तरीके से रमज़ान के महीने में हम एक मोमेंटम बनाएं ताकि ईद के फ़ौरन बाद हम एक बहुत बड़ी ह्यूज क्राउड लेके इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकें और हर तरीके से गवर्नमेंट को मफलूज कर सकें, ताकि खान साहब किसी भी तरीके से खान साहब को जेल से बाहर निकाला जा सके। तो ये एक चल रहा है। और दूसरी साइड से 26वीं आईनी तरमीम में बेसिकली जो इन सब चीज़ों का जड़ जो है वो 26वीं आईनी तरमीम है। क्यों? उसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बना 26वीं आईनी तरमीम के तहत, जस्टिस याहिया आफरीदी। अगर 26वीं आईनी तरमीम अगर रिवर्स होती है, चीफ जस्टिस गया, उसके नीचे आईनी बेंच बना, हो गया, नए 26 जजेस
उसको सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ अदालतों के अंदर लेके गए, सारे नए जजेस गए। आर्मी चीफ को इंस्ट्रक्शन दी गई 2 साल के अंदर, नवंबर के अंदर उनका ये पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो मजीद उनको इंस्ट्रक्शन मिली है वो नवंबर के बाद स्टार्ट होगी। चीफ साहब गए, अदालतें आपकी आज़ाद हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें, अब इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए, पब्लिक मोमेंटम बनाने के लिए खान साहब 2 तरीके से, एक तमाम पार्टीज को अपने साथ मिला रहे हैं और दूसरा वकला बरादर है। क्योंकि किसी भी कंट्री में रूल एंड लॉ को अप्लाई करने के लिए, रूल एंड रेगुलेशन को अप्लाई करने के लिए, इंसाफ के लिए, कानून की हिफाजत करने के लिए, किसी भी माशरे को जिंदा रखने के लिए इंसाफ का होना जरूरी है और इंसाफ की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं वकला। अब वकला बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन के अंदर मैटर करते हैं। काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही है पीटीआई की किसी तरीके से वकला को एंगेज कर सके और कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे, लेकिन उस तरीके से वकला को रोड के ऊपर निकाल के एक पब्लिक पावर शो के अंदर वो निकाल नहीं सके। इसके लिए अब वो कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में लाहौर बार का इलेक्शन हुआ, पीटीआई जीत गई। इस्लामाबाद बार का इलेक्शन हुआ, पीटीआई जीत गई। अब पीटीआई की कोशिश है कि किसी तरीके से ईद तक वकला बरदारी को, जो वकला है पाकिस्तान के तमाम जितने भी वकला थे, जितनी भी तंजीमें वकला बरादरी के जितनी भी तंजीमें, उन सबको इकट्ठा करके एक वकला उसको मूवमेंट को, वकीलों की तरफ से एक मूवमेंट वो निकले, दूसरी साइड पे पीडीएम की इनकी एक टीम बने, एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के नाम से इनका एक दरमद सियासत स्टार्ट हो। दूसरी साइड पे वकला रोडों पे आएंगे, हाई कोर्ट्स का, केसेस का, सुप्रीम कोर्ट का, इन सब चीज़ों का बाइकआउट करेंगे। तो पीटीआई की ऑल ओवर जो कोशिश है वो ये है कि ईद के बाद एक साइड पे वकला निकले, दूसरी साइड पे ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, ये दोनों चीज़ें मिलके वकला जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ निकलेंगे और इधर से ये गवर्नमेंट के खिलाफ निकलेंगे। तब जाके गवर्नमेंट को प्रेशर आएगा तो गवर्नमेंट को दोनों चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी, या तो 26वीं आईनी तरमीम जाएगी, या तो गवर्नमेंट जाएगी, या तो दोनों जाएंगे। तो हर हालत में अब खान साहब जेल में बैठ के इस चीज़ को समझते हैं कि अगर ये सारी चीज़ों के अंदर पीटीआई अगर कामयाब होती है तो एंड दिन इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ मेरे हाथ में आएगी। क्योंकि अगर 26वीं आईनी तरमीम हाथ में आ गई, चीफ जस्टिस गया, सारे जो जजेस आए वो गए, मेरिट के ऊपर जजेस लगे, मेरिट के ऊपर फैसले हुए, तो जाहिर सी बात है फिर तो खान साहब बाहर आएंगे। और अगर 26वीं तरमीम गई तो फिर तो नवंबर में आपका चीफ साहब भी जाएगा, फिर नए चीफ साहब आएगा, नई एस्टेब्लिशमेंट आएगी, तो फिर नए मामला शुरू से भी फिर स्टार्ट होंगे। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट जाती है तो फिर जाहिर सी बात है फिर इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। जब गवर्नमेंट जाएगी तो ऑफकोर्स एस्टेब्लिशमेंट की अपनी कोशिश होगी कि एक मखलूक गवर्नमेंट फिर से लेकर आएँ, लेकिन क्योंकि माहौल गर्म होगा तो उस टाइम पे कोशिश करेंगे कि क्योंकि पीपल पार्टी को भी मौका मिलेगा, सारे फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट गई तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो किसी मखलूक गवर्नमेंट को दोबारा ला कर उनको बिठा सके। कहीं ना कहीं फिर अगर गवर्नमेंट अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, गवर्नमेंट चली जाती है, तो फिर एक फ्रेश इलेक्शंस की तरफ हमारा मुल्क जाते हुए नज़र आता है। तो ये रही अभी की करंट सिचुएशन और आने वाले वक्तों में जो मूवमेंट्स बन रहे हैं, जो मोमेंटम्स बन रहे हैं, जो कोशिशें, सब चीज़ों का एक निचोड़ निकालने की कोशिश की। आई होप कि कुछ चीज़ें मैं बताने की, समझाने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, उसमें से कुछ चीज़ें आप तक पहुंचा सका हूँ। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, बशर्ते कि ज़िंदगी रही, सेहत रही। तब तक के लिए अकबर खान को इजाज़त दीजिए।